टेक्नोलॉजी निकल करके आई कि एक देसी गाय पालिए और कितनी खेती करें, एक गाय से 30 एकड़। ये सैद्धांतिक है। और सैद्धांतिक क्यों है? क्योंकि एक गाय एक दिन में 10 किलो गोबर दे देती है, 7 से 10 लीटर गौमूत्र भी दे देती है। एक दिन में 200 लीटर का ड्रम जीवामृत आपका तैयार हो जाता है। तो 30 और 1 एकड़ के लिए 1 महीने की मिनिमम डोज है। इस आधार पर कहती है कि 30 एकड़। लेकिन ये प्रायोगिक व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, गाय रहेगी भी, गाय घूमेगी भी, पूरा गौमूत्र का कलेक्शन 100% नहीं हो पाएगा, है ना? तो कैसे संभव है? तो कितनी मान लें? 15 एकड़ मान लें। चलिए 15 भी छोड़िए, 10 एकड़ मान लें। ठीक है, एक देसी गाय आप पालेंगे, 10 एकड़ खेती शानदार तरीके से करेंगे, कोई इनपुट आपको बाजार से लेना नहीं है। यह है प्राकृतिक खेती। और आपको बताएं, ये प्राकृतिक शब्द भी सरकार ने बड़ा गलत दे दिया है, बड़ा कंफ्यूजन होता है इससे। उससे लगता है कि वो जापान वाले फुकुशिमा, वो क्या नाम था उनका, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था प्राकृतिक खेती का। उस तरह से लगता है कि प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक छोड़ दो, ऐसे ही सब चल रहा है, इस तरह से नहीं। ये जो टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग आपको दी जा रही है, ये बिल्कुल नवीनतम टेक्नोलॉजी है। भविष्य में आने वाली कृषि की चुनौतियों के दृष्टिगत इसको बनाया गया है। जो चुनौतियां आज कृषि के सामने हैं, उनका संपूर्ण समाधान करने में अभी फिलहाल ये टेक्नोलॉजी संभव है। क्या क्या चुनौतियां हैं सामने? अभी हमारे इसमें तमाम सारे मृदा वैज्ञानिक भी पधारे हैं। तो क्या चुनौती है सबसे बड़ी? मृदा स्वास्थ्य। देश आजाद हुआ तब से लेकर अभी तक एक चीज हमने लगातार देखी है कि मृदा का कार्बन लगातार घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और हमारा सारा तंत्र खड़े होकर के देख रहा है। हमारे सामने मृदा का कार्बन लगातार नीचे चलता जा रहा है। 0.03 और कहीं 0.05, कहीं 0.1 है। वो रेगिस्तान में तो बन के करीब ही है। जबकि आजादी के समय 1 और 1 से ऊपर औसत था भारत का मृदा कार्बन का। है नहीं? सभी मृदा वैज्ञानिक बताएं, है ना? 1 to 1.6 तक था। और वो लगातार क्षरण होता चला गया। जिस दिन कार्बन 0 हो जाएगा तो उस मृदा का हम कुछ कर पाएंगे? तो इतनी बड़ी चुनौती है। समाधान क्या है? समाधान क्या है? ये प्रश्न आधुनिक कृषि विज्ञान के सामने मुंह बाए खड़ा हुआ है। क्योंकि हम पहले ये भ्रम था कि साहब हम वो कंपोस्ट यूज करेंगे, गोबर की खाद यूज करेंगे, वर्मी कंपोस्ट यूज करेंगे और हम मृदा कार्बन बढ़ा लेंगे। तमाम सारे प्रयोगों के बाद पता चला कि इन सब के प्रयोग से हमें न्यूट्रिशन तो मिला सॉइल में, लेकिन स्थायी मृदा कार्बन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तब और ज्यादा बड़ी चुनौती खड़ी है कि कैसे मृदा कार्बन को हम बढ़ाएं। एक तरफ उत्पादकता का प्रश्न खड़ा हुआ है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। 2050 में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। क्या हम दोगुना उत्पादन करने में सक्षम हैं? क्या कृषि की जो जमीन है उसको दोगुना किया जा सकता है? दोनों चीजें नहीं की जा सकती, तो फिर किया क्या जा सकता है? इसका समाधान देती है सुभाष पालेकर कृषि। जो हमारे किसान हैं स्पष्ट रूप से जान लें, जैविक और प्राकृतिक दोनों टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों के परिणाम अलग हैं और दोनों की कैसे? जब भी हम गोबर की सड़ी हुई खाद
तो पूरी तरह सड़ी हुई हो, उस पर जोर रहता है हमारा। कंपोस्ट हो या कोई भी चीज जो भी सड़ी हुई खेत में डालेंगे, जब भी सड़ी हुई चीज खेत में डालेंगे तो हमें वहां पोषक तत्व मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो उससे मिलेगा, उसका फसल पे भी प्रभाव आएगा। लेकिन हम आमंत्रण देते हैं सारे पैथोजेंस को, रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को, तमाम सारी सड़न पैदा करने वाली फंगस को, और जितने भी सड़न के लिए उत्तरदायी हैं उन सबको बुला करके उनकी कॉलोनियां अपनी मिट्टी में हम बनाते हैं। डाला, तत्काल हमें न्यूट्रिशन मिला, फसल को फायदा मिला, लेकिन कार्बन में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऊपर से तमाम सारे रोगाणु और सड़न पैदा करने वाले फंगस और वो सारी चीजें हमारी जमीन में आ गई, और उसके साथ साथ तमाम सारे खरपतवारों के बीज भी हमें मिले विरासत में। ये होता है, यही होता है क्या, या इसके डिफरेंट कुछ होता है? प्राकृतिक खेती बिल्कुल डिफरेंट है। ये सब प्राकृतिक खेती पूरी की पूरी एरोबिक बैक्टीरिया पे डिपेंड है। प्रकृति में जितना भी पुष्पन है, उत्पादन है, सुगंध है, जितने फूल खिलते हैं, प्रगति होती है, वो सारी की सारी एरोबिक बैक्टीरिया पे डिपेंड होती है। प्रकृति में जितनी सड़न है, दुर्गंध है, रोग हैं, वो सारे के सारे एनारोबिक बैक्टीरिया से जुड़े हुए होते हैं। और जैसे ही हम गोबर को सड़ा देते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, सड़न वाली चीजें उसमें उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक इसी तरीके से तब एक प्रचलन और चला है बायोगैस, उसकी स्लैरी निकलेगी, उस स्लैरी को भी हम उसमें डालते हैं तो न्यूट्रिशन उससे मिलेगा, सॉइल टेक्सचर में भी परिवर्तन आएगा, लेकिन वहां एरोबिक बैक्टीरिया का सर्वनाश हो गया है। इसीलिए ये ध्यान रखें कि पूरा टोटल डिफरेंट है। इस चीज को हम, कभी ये भी होता है कि साहब ये कौन सी जहर है, ये कौन सा यूरिया डीएपी, ये सब प्राकृतिक ही तो है, हम गोबर की खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब प्राकृतिक ही तो है। लेकिन नहीं, आपको क्लियर कट समझ में रखना पड़ेगा, वरना समस्याएं पैदा होंगी। ऐसे ही हरी खाद है, हरी खाद जैसे ही आप खेत में तैयार करेंगे, पहली फसल लेंगे, पहली फसल पर तो आपको प्रभाव मिलेगा क्योंकि उससे आपको न्यूट्रिशन मिला, लेकिन कोई भी कार्बन प्रगति आपको उससे नहीं मिलेगी। ठीक है, हम सब लोगों को जितने भी कृषि के विद्यार्थी रहे हैं, ह्यूमस पढ़ाया गया था, पढ़ाया था, सब लोग जानते हैं ह्यूमस। अगर ह्यूमस है तो सारे पोषक तत्व पौधों को मिल गए। ये बात है ना, बताइए ना आप सभी लोग, जितने भी हमारे कृषि विज्ञान के साथी हैं, है ना, सबने ह्यूमस पढ़ा था, पढ़ा था ना? कितना पढ़ा था? एक पैराग्राफ या दो? बताइए याद करके अपना बीएससी। एक पैराग्राफ था, दो था, या पूरा पेज था? बताओ भैया, आप तो प्रैक्टिसिंग साइंटिस्ट हैं, हम लोग तो बिल्कुल अलग हैं, आप सब लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ा है, पूरा चैप्टर पढ़ा, सॉइल साइंस। हाँ, सॉइल साइंस में पूरा ह्यूमस का चैप्टर पढ़ा है। अच्छा, चैप्टर है, कितने पेज का? 26 पेज का है। 26 पेज का, अलग अलग किताब में अलग अलग। हाँ, तो ये बात सुनिश्चित है कि जहाँ ह्यूमस है सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, है ना? अब एक बार प्रश्न ये आता है कि जब हमारे पास ये ज्ञान था कि जहाँ ह्यूमस है वहाँ सारे पोषक तत्व मिल गए, तो ह्यूमस निर्माण के लिए हमने क्या किया? कृषि विज्ञान के सारे तंत्र ने इस दिशा में क्या किया? आप सारे लोग पीएचडी होल्डर हैं, हमारे मृदा वैज्ञानिक भी 8-10 हैं कम से कम इसमें। किसी की पीएचडी ह्यूमस पे है क्या? इतना महत्वपूर्ण चीज मृदा की, और उस पर किसी की कोई पीएचडी नहीं, ये क्या, ये बात क्या बताती है? और पूरी प्राकृतिक खेती इसी बात पर निर्भर है कि कितना ह्यूमस का निर्माण उस भूमि में होगा।
जितना ज्यादा ह्यूमस बनता जाएगा वो भूमि उर्वरा होती चली जाएगी, उसका उत्पादन बढ़ता ही जाएगा। और एकमात्र साधन है ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का, वो है ह्यूमस। ह्यूमस की बॉडी में जो कार्बन कंटेनिंग हो जाती है, बन जाता है, वही भूमि का कार्बन होता है और वही मृदा कार्बन को आगे बढ़ाएगा। विश्व की एकमात्र टेक्नोलॉजी है सुभाष पालेकर कृषि, जो सुनिश्चित करती है ह्यूमस का निर्माण हो और होता ही चला जाए और मृदा का कार्बन बढ़ता चला जाए। हमारे लाखों किसानों के परिणामों से ये निष्कर्ष निकला है कि पहले ही वर्ष में अगर उसने प्रैक्टिस पैकेजेस को पूरा इस्तेमाल किया, पहले ही वर्ष उसका मृदा कार्बन बढ़ेगा और प्रति वर्ष बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए प्राकृतिक खेती में फसल काटने के बाद भी मृदा उर्वरता बढ़ी हुई मिलेगी आपको। बाकी सारी तकनीकों में मृदा उर्वरता कम हो जाती है तुरंत फसल कटने के तुरंत बाद, इसमें बढ़ी हुई मिलेगी और लगातार वो बढ़ती ही जाती है, हर वर्ष बढ़ता चला जाता है। ये आधार है, आपको ये सुस्पष्ट करने होंगी चीजें। हमारे जितने वैज्ञानिक बंधु हैं, इसको लेकर के आप फील्ड में जाने वाले हैं उन किसानों के बीच में, तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कैसे उसकी न्यूट्रिशन की आपूर्ति करेंगे, कैसे जलापूर्ति करेंगे, कैसे उसका पेस्ट और उसका प्रबंधन होगा। और सबसे बड़ी शंका स्थापित की जाती है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में आई है कि साहब वो उत्पादन गिर जाएगा, उत्पादन को तो थोड़ा कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा 1-2 साल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राकृतिक खेती में पहले वर्ष ही उत्पादन मिलता है और प्रति वर्ष बढ़ता ही चला जाता है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग थी जिसमें 3 वर्ष उत्पादन नहीं मिलता था, क्योंकि उसकी चीजें ही बिल्कुल डिफरेंट है। अब जिनके पास ज्यादा गाय हैं, जिनके पास गौशाला है, वो गौ आधारित खेती कर सकते हैं, लेकिन इस चुनौती के साथ कर सकते हैं कि हम अपनी जमीन में रोग भी पैदा करने का साधन बना रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है? अच्छा, आपने 26 पेज पढ़े थे, कैसे होता है ह्यूमस का निर्माण? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन, लास्ट एंड प्रोडक्ट इज ह्यूमिन। ह्यूमस का निर्माण किसी भी कंपोस्ट पिट में नहीं होता। ह्यूमस का निर्माण किसी भी फैक्ट्री में नहीं हो सकता है। ह्यूमस का निर्माण सीधे सीधे खेत में होता है। फसल जब खड़ी हो और वहां सूक्ष्म जीव काम कर रहे हो, आच्छादन हो, उस स्थिति में ह्यूमस का निर्माण होता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आपके पास सबसे पहले क्या आता है? जीवामृत। आपको 2 दिन में ये सारी चीजें पढ़ा दी गई होंगी ना, सिखाई गई होंगी सब चीजें। जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, ये सारी चीजें बताई गई है ना, लिखा होगा आपने। और जीवामृत कोई खाद नहीं है। प्राकृतिक खेती किसी खाद पर निर्भर नहीं करती है। गोबर की खाद, काली खाद, पीली खाद, हरी खाद, नीली खाद, कोई खाद नहीं चाहिए प्राकृतिक कृषि को। क्या चाहिए? प्राकृतिक कृषि की इस तकनीक ने सॉइल फर्टिलिटी की परिभाषा बदल दी। हम सब लोगों ने सॉइल फर्टिलिटी पढ़ी थी कि जिस भूमि का पीएच वैल्यू ये हो, 16 पोषक तत्व हो, जीवांश कार्बन हो, उस भूमि को उर्वरा कहते हैं। यही थी ना सॉइल फर्टिलिटी। लेकिन ये परिभाषा बदल गई है। अब हम कहते हैं जिस भूमि में उपयुक्त सारे सूक्ष्म जीव जो उर्वरता के लिए जिम्मेदार हैं क्रियाशील हों और हमारा केंचुआ उसमें काम कर रहा हो, वो भूमि उर्वरा है। टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये 2 कंडीशन है तो भूमि उर्वरा है। कहीं भी उठा के आप चेक कर लीजिए, फिर किसी भी जगह तो 2 ही साधन है ये। तो वो उपयुक्त सूक्ष्म जीव जो उर्वरता के लिए जिम्मेदार हैं, वो कहां से आते हैं हमारे पास? देसी गाय की आंत में उनका निर्माण होता है और किसी में नहीं होता है। गोबर, गाय का जो वरदान है उसी की वजह से है। बाकी सबके गोबरों के क्या क्या नाम हैं? बकरी के गोबर को क्या कहते हैं?
गधे घोड़े के गोबर को क्या कहते हैं? आदमी के गोबर को? लेकिन सिर्फ एकमात्र गाय है। भैंस के गोबर को चोत कहते हैं। एकमात्र गाय है जिसको गोबर कहा है। तो इसीलिए कहा है कि वो सारे सूक्ष्म जीव जो मृदा उर्वरता के लिए जिम्मेदार हैं वो उसमें पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने सब नष्ट कर दिया, सारे केंचुए मार डाले, सारे सूक्ष्म जीव मार दिए, और तमाम सारे आपके जो तितली से लेकर के वहां तक जितने भी थे सबको हम लोगों ने मार डाला। अब पूरा उसको पुनः जीवित हमें करना है तो कैसे करेंगे? आप ये सोचिए कि परमात्मा की कृपा थी, ये दो रास्ते हमें मिल गए। देसी गाय थी भारत में हमारे पास, देसी गाय के अंदर वो मिल गया। दूसरा, केंचुए को हाइबरनेशन की सामर्थ्य दी थी परमात्मा। अगर ऐसा ना होता तो फिर हम उस केंचुए को पैदा कैसे करते, जो पिछले अनेक वर्षों से हमने मार डाला, पूरा प्रयास किया कि इसका वंश नष्ट हो जाए। फिर भी नीचे वो हाइबरनेशन में पड़ा हुआ जीवित है, और जैसे ही हम जीवामृत घन जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं, आच्छादन करते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर उस मिट्टी में केंचुआ क्रियाशील होता है, और फिर वो पुनः अपना प्रजनन और अपना सारा कार्य करता है, तेज गति से अपनी संख्या बढ़ाता है। और हम सब लोगों ने जैसे ह्यूमस पढ़ा था वैसे ही पढ़ा था कि केंचुआ किसान का मित्र है ना? लेकिन मारा हम लोगों ने उसको। और केंचुए की भूमिका इतनी बड़ी है कि जितना भी वर्षा जल बरसता है सारे को भूगर्भ में पहुंचाने का ठेका परमात्मा ने केंचुए को दिया था। सॉइल वाटर कंजर्वेशन की जितनी भी योजनाएं चल जाए, सरकार कितनी भी प्रोग्राम चला ले, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर के वहां तक, चेक डैम से लेकर वहां, कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि भारत की कृषि भूमि में केंचुआ उत्पन्न नहीं होता है। वो सारा पानी भूगर्भ में लेते हैं। तो जैसे जैसे हमारा कार्बन नष्ट हुआ वैसे ही वैसे भूगर्भ का जल भी हमने नष्ट किया है या नहीं? और उसके तमाम उपाय करते हैं, लेकिन आप लिख के रख लीजिए, जब तक केंचुआ पैदा नहीं होगा भूगर्भ जल में कोई परिवर्तन विशेष आने वाला नहीं है। कितना बड़ा काम वो हमारे लिए करता था। फिर 15 से 20 फीट जमीन में जाकर के वहां से मिट्टी लाता था और ला करके ऊपर लेड़ी के रूप में आपको देता था, और सुंदर पोषक तत्व युक्त खाद आपको मिलती थी। तो प्राकृतिक किसान 4.5 इंच में खेती नहीं करता है, वो खेती कितने में करता है? 14 से 15 फीट मिट्टी का इस्तेमाल करता है। इसीलिए उसको किसी भी टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। और मिट्टी किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, एल्कलाइन हो, एसिडिक हो, कैसी भी हो, पथरीली हो, लाल हो, कैसी भी हो, आप प्राकृतिक खेती शुरू कीजिए और उसमें परिवर्तन आता चला जाएगा। कुछ ही वर्षों में वो मिट्टी भयंकर उपजाऊ मिट्टी में परिवर्तन हो जाएगा। टेक्सचर, स्ट्रक्चर, गंध, सारी चीजें उसकी बदलेंगी और उसे आप अपने सामने देखेंगे। इसीलिए चुनौती ये नहीं है, मिट्टी किसी भी तरीके की हो, क्लाइमेटिक जोन कैसा भी हो, उसमें फसल के पैटर्न बदल सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती अगर आपने शुरू की तो वो अपने आप सारी चीजें सेट होती हुई चली जाती है। ठीक इसी तरीके से जैसे पोषण प्रबंधन होता है, मिट्टी की कोई चिंता हमें नहीं होती है, उसी तरीके से रोग और कीटों का भी शानदार प्रबंधन अपने आप होता हुआ चला जाता है। ये एक दूसरा वो नीचे बताया ही था। तो देखिए, अगर आप किसान हैं और गाय अपने खूंटे पे नहीं रख रहे हैं तो प्राकृतिक खेती नहीं कर सकते, किसी भी हाल में नहीं कर सकते। आपके तमाम वो बनना है, एक केंद्र बनाए जा रहे हैं कुछ बायो रिसोर्स सेंटर्स, उससे प्राकृतिक खेती होने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोग अनुभव में हैं, इसीलिए बराबर बता रहे हैं, जब तक गाय आपके खूंटे पे नहीं है कर ही नहीं सकते। तो देसी गाय, देसी बीज और वो प्रणाली सह फसलों की
आच्छादन भापसा, इन सबका संयोग प्राकृतिक खेती कहलाता है, ना कि मतलब हमने जीवामृत इस्तेमाल कर लिया तो हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। अभी क्या देखा, जो हमारे अनुभव में आया, जब से 20 साल से जैविक खेती का अभ्यास चल रहा था, हमें पूरे देश में कोई भी सफल जैविक किसान नहीं मिला। सिर्फ वो किसान मिले जिनको सरकार के स्तर से सर्टिफिकेट और पुरस्कार लेने थे। इसीलिए जैविक खेती के मॉडल का गुणन नहीं हो पाया। फिर 50 रुपए के किलो की चीज 500 रुपए किलो में मॉल में बिक रही है, उसे कौन खाएगा? हमारा समाधान होना चाहिए कि भारत के आम आदमी तक जहर मुक्त उत्पाद कैसे पहुंचे। तो उसकी सरल और सहज टेक्निक यही है ना। इतनी सहज टेक्निक दे दी और इतने सहज सरल फॉर्मूले हैं उसमें। और फिर सारी चीज, अभी हम लोग कृषि विज्ञान के उसमें तमाम सारे बैक्टीरिया कल्चर भी दिया करते थे। जितने भी अभी तक ज्ञात माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास हैं, भविष्य में जितने भी रिसर्च में आएंगे वो सब के सब जीवामृत में हैं। और आपके माइक्रो राजा से लेकर के वहाँ तक जितनी चीज़ों का हम कॉन्सेप्शन कर सकते हैं वो सब के सब जीवामृत में हैं। आप सुनिश्चित रहिए, उसको डालिए और आगे बढ़ाइए। तो 2 बात, मिट्टी किसी भी तरीके की हो आप शुरू कराइए, उत्पादन सुनिश्चित रूप से मिलेगा, इस बात से बेफिक्र हो जाइए। और हर वर्ष उत्पादन बढ़ता हुआ चला जाएगा। 5 साल बाद उसी खेत से उसी चीज़ का उत्पादन दोगुना होने की पूरी संभावनाएं हैं। ये एक प्रमाणित तथ्य है जो नीति आयोग में आंध्रा की स्टडी के बाद सामने रखा गया था। और उसका आधार है सीधा सीधा, और आधार है वही लगातार मृदा कार्बन बढ़ता चला जाता है, पोषण बढ़ती चली जाती है, इम्यूनिटी बढ़ती चली जाती है, कीट और रोग उस खेत में प्रवेश करना भूल जाते हैं, है ना। अब जैसे ये है हमारे यहाँ किसान कृषि केंद्रों पर तमाम नीम ऑयल और ये सब सप्लाई होता है, बताया भी जाता है। प्राकृतिक खेती वालों को भी बताएंगे साहब नीम ऑयल का ये करना है, बाजार से क्यों लेना? जब नीमास्त्र हमने बताया है अपने खेत पर तुरंत तैयार कीजिए, उससे 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली। सब और सीधा सीधा क्यों पैसे खर्च करना? इससे अच्छी तकनीक कोई हो सकती है क्या? बात आई मूल्यवर्धन की, चूंकि लागत कम है और उत्पादन उससे अच्छा, क्वालिटी उससे अच्छी, स्वाद उससे अच्छा, तो लाभ तो हमें मिलेगा ही। फिर भी पालेकर जी ने कहा मेरा किसान अपना जो उत्पादित पदार्थ है उसको कैसे बेचेगा? बोले बिल्कुल ठीक इसी तरीके से कि हम बीच में से उसको गायब कर देंगे, हम सीधे उपभोक्ता को देंगे। या एक आलू का किसान है, उसका आलू 5 रुपए किलो जाता है मंडी में और उपभोक्ता को मिलता है 20 रुपए किलो, और वो 20 रुपए किलो ही मिलेगा उपभोक्ता को, कुछ भी कर लो। तो हम अपना आलू सीधे उपभोक्ता को देंगे 20 रुपए किलो, उसका तो कोई नुकसान नहीं होगा, उसको अच्छा स्वाद मिला, स्वास्थ्य मिला और हमें लाभ मिला। इतना ही रिकमेंड है, ताकि ना तो उधर शोषण हो ना इधर शोषण हो, तभी भारत के समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। तो इतनी सहज सरल पद्धति हमको मिल गई है। अब हम लोगों का कर्तव्य ये है कि हम इसको स्थापित करें। पहले अपने स्वार्थ में ही कर लें, और किसान जो है 1 एकड़ से शुरू कर ले, आधा एकड़ से शुरू कर ले, शुरू करके जब उसको अच्छा लगने लगे फिर आगे बढ़े। तो करना चाहिए, करना पड़ेगा, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। तो ये एक छोटी सी भूमिका थी। अब बात ये आती है कि आप लोग 2-3 दिन से हैं